नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे जाने माने फिल्म और टीवी अभिनेता और राइटर अतुल तिवारी से। फिल्म थ्री इडियट में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, मंत्री की भूमिका निभाई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये वो भूमिका है जो काफी पॉपुलर हुई है और इसके ऊपर कई मीम्स भी बने हैं। थ्री इडियट्स का सबसे ये जानदार एक दृश्य में से एक था जिस दृश्य ने लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया था, और उसमें इस दृश्य में मंत्री जी की भूमिका निभाई थी। और उसके बाद जब जैसे सोशल मीडिया का जमाना आया, मीम्स का जमाना आया, और इस सीन में से अतुल तिवारी जी के इस सीन में से मीम्स में भी कई बार इस्तेमाल किए गए हैं और लोग काफी पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी फिल्मों की बात करें हम, तो पीके में पुजारी बने हैं, तो विश्वरूपम, 1084 की माँ, ये वो तमाम फिल्में हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट किरदार में नजर आए हैं। तो इसके अलावा टीवी सीरियल संविधान में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की भूमिका भी निभाई है। इसके अलावा जैसा मैंने जिक्र किया था आपको शुरू में कि जितने अच्छे अभिनेता उतने अच्छे लेखक भी हैं। फिल्म दशावतारम के लेखक भी हैं अतुल तिवारी। तो फिल्म मिशन कश्मीर के स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। इसके अलावा फिल्म रज्जो, ये फासले, सोच, ध्रुवकाल, इसके भी स्क्रिप्ट राइटर हैं। इसके अलावा टीवी सीरियल भी इन्होंने लिखा है जिसमें दारा सिखों के ऊपर और भास्कराचार्य के ऊपर इन्होंने टीवी सीरियल में एज ए लेखक काम किया है, और इनको बेस्ट टेलीप्ले इन आईटी अवार्ड से इनको सम्मानित भी किया गया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय और लेखन के एक्सपीरियंस के बारे में, इस फील्ड के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अतुल तिवारी जी। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज नमस्कार, की खास नमस्कार। पेशकश स्वदेश सितारे में। अतुल जी, जी, कभी नमस्कार। कभी आपने रियलाइज किया था कि जो थ्री इडियट्स में जो आपका वो सीन था मंत्री जी वाला, जो कि बहुत साल पुरानी बात हो गई उस फिल्म को, लेकिन आज भी लोगों के दिल में वो फिल्म बसी हुई है, लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जैसे सोशल मीडिया में रील्स बननी शुरू हुई, वायरल होने शुरू हुए, तो वो सीन काट कर वो जो आपके डायलॉग थे उसको कई जगह इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे फोटो में चाहे वीडियो में। क्योंकि मुझे लगता है उस सीन ने जितना आपको पॉपुलर किया था, जितना लोगों ने प्यार दिया है, वायरल में भी लोग उतने ही प्यार से आपको इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने अंदाजा लगाया था ऐसा कभी कुछ होगा उस सीन के साथ? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे अ, ये अंदाज़ नहीं था कि इतना ज़्यादा। जी। और क्योंकि उसके लगभग 21-22 साल पहले से मैं लिख रहा था, और जब इस फ़िल्म में मेरे मित्र राजू हिरानी डायरेक्टर थे, पीटर्स, उन्होंने मुझे दिया एक रोल है बैंगलोर से। मैंने कहा क्या है, क्या कहानी आप। हम्म। और मैं बैंगलोर पहुंच गया, तो मुझे कहानी सुनाई। कहानी बाद में जब हुई शूटिंग तब तो आपको पता नहीं होता, हालांकि उन्होंने कहानी सुना दी थी। इसका कितना महत्व होगा ये जी। इस सीन का। और वो इस तरह का एक, जिसको कॉर्नर स्टोन कहते हैं ना बिल्डिंग, हाँ। वो सीन जो है मेरी वजह से नहीं, वो सीन पूरी फिल्म में वो कॉर्नर स्टोन है जो अच्छा टीचर्स अतुल डे जी, के। थोड़ी सी बीच बीच में ना आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। हाँ जी। हम थोड़ी कोशिश करते हैं जो ब्रेक हो रही है आवाज को, इसको थोड़ा दुरुस्त करने की, क्योंकि बड़ा जी इंटरेस्टिंग वाकया चल रहा है, लेकिन लोगों को थोड़ी सी समझने में परेशानी हो रही होगी। तो हम थोड़ी कोशिश जी करते हैं इस आवाज को ताकि ठीक हो जाए। और जी मैं चाहूंगा जी, क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम लगातार काम कर रही, जो आवाज प्रॉब्लम आ रही थी वो ठीक हो जाए। जी तो मुझे लगता है शायद अब एक बार फिर से प्रयास करते हैं ताकि आपकी जी आवाज प्रॉपर आ सके, क्योंकि आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी वो दर्शक उसको मिस कर गए। तो मैं चाहूंगा प्लीज एक बार थोड़ा सा फिर उसको रिपीट कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मुझे राजू हिरानी ने, फिल्म के दर्शक ने जी। बुलाया था और कहा कि बैंगलोर आ जाइए, अब एक रोल आपके लिए। मैंने कहा भाई क्या है, कहानी क्या है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप आ जाइए। मैं गया और राजू जी ने मुझे कहानी सुनाई, राजकुमार हिरानी जी ने। जी। और फिर मैंने वो रोल किया, तो रोल करते समय मुझे नहीं पता था कि इतना ये कॉर्नर स्टोन साबित होगा पूरी बिल्डिंग का। हाँ। क्योंकि वो जो टीचर्स डे के दिन जो फ्रैक्चर होता है फ्रेंड्स के बीच में, फ्रेंड्स अलग अलग हो जाते हैं, हाँ। तो फिर उनका मिलना, उनका जुड़ना रणजीत को, और जहाँ से फिल्म शुरू होती है। और वो फिल्म रिलीज होने के बाद जी। में अचानक क्या हुआ कि मेरे पास में फोन, कभी कनाडा से, कभी ऑस्ट्रेलिया से, अच्छा कभी सर, अमेरिका से। सर फिर से थोड़ी सी माफी चाहूंगा, पता नहीं क्यों चीजें बीच बीच में ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। तो हम दोबारा आपसे संपर्क साधते हैं, तब तक उस टेक्निकल चीज को हम थोड़ा दुरुस्त कर देते हैं, क्योंकि आवाज अगर थोड़ी सी समस्या होती तो दर्शक उसको बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते। हम फिर दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि दर्शक आपकी तस्वीरों को देखकर और आपकी कुछ देर के लिए जो झलक देखी उन्होंने वीडियो में,
वो सीन याद आ गया होगा थ्री इडियट्स में, जो कि बहुत ही फेवरेट सीन रहा है और लोगों ने इस फेवरेट सीन को बहुत प्यार दिया। और फिर इसी के चलते अब मीम्स बहुत सारे बनते हैं जिसमें आपके ये डायलॉग भी इस्तेमाल किए जाते हैं और फोटो के जरिए, वीडियो के जरिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और सबसे खास बात यह कि बहुत सारे दर्शकों को ये पता नहीं होगा कि जितने आप अच्छे अभिनेता हैं उतने आप अच्छे लेखक भी हैं, और कई बड़ी बड़ी फिल्मों को आपने कलमबद्ध किया है, कई बड़ी बड़ी फिल्मों को आपने कलमबद्ध किया है। इसमें अगर बात करें तो टीवी सीरियल संविधान में भी इन्होंने अभिनय किया है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत की भूमिका निभाई है। तो जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि जितने अच्छे आप अभिनेता हैं उतने अच्छे आप लेखक भी हैं। फिल्म दशावतारम ये कमल हसन की बड़ी बजट की फिल्म थी और काफ़ी अच्छी फिल्म थी। ये लोगों ने भी इसे बहुत पसंद किया है और अच्छी खासी ये फिल्म पब्लिसिटी इस फिल्म को मिली थी और इस फिल्म के आप लेखक भी हैं। तो इसके अलावा मिशन कश्मीर के स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। तो फिल्म रज्जो, ये फासले, सोच द्रोकाल, ये तमाम ऐसी फिल्में हैं जिसको आपने कलमबद्ध भी किया है। एक बार फिर से हम प्रयास करते हैं ताकि इस बार हमारी आवाज़ ठीक ठाक आए। सर माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको बीच में रोकना पड़ गया था। अभी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपकी आवाज तो मेरी ईयरफोन में आ रही है, हाँ लैपटॉप से। जी, अब मेरी आवाज आप तक मेरे फोन नहीं, से अब पहुंच आपकी आवाज, जाए। अब आपकी आवाज बहुत बहुत साफ आ रही है, आपकी आवाज बहुत साफ वेरी आ रही है गुड, जी। वेरी गुड, मैं उस सवाल में जाऊंगा, उस सवाल में आप बाद में जाएंगे आप, लेकिन जी अभी जी। अभी हम थोड़ा मुझे शुरुआत से हम तस्वीरें बात नहीं दिख करते रही हैं। हैं, आपको दिख रही है क्या मेरी तस्वीर? जी जी बिल्कुल, आप दिखाई भी दे रहे हैं और आपकी आवाज भी बहुत अच्छा अच्छी आ रही है अच्छा अच्छा अच्छा, जी क्योंकि मुझे बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे। जी। चलिए, लेकिन मैं बताऊं आपको, दर्शक आपको प्रॉपर देख पा रहे हो, दर्शक सुन भी अरे पा रहे वेरी हैं गुड, आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, जी वेरी जी गुड, जी वेरी जी गुड, जी। वेरी गुड, अच्छा, ठीक। तो वो जो सवाल पूछ रहा था उस पर हम जाएंगे बाद में, हम क्योंकि एक दो बार हम जी कोशिश कर चुके, जाएंगे दोबारा हम उस बात में। लेकिन ये दर्शक जी जरूर जानना चाहेंगे आपकी शुरुआत कैसे हुई, कब आपको लगा कि आपको अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहिए, और आप जी। किसी से इंस्पायर्ड हुए थे या खुद आप किसी को देखे या किसी ने आपको कहा, कैसे शुरुआत हुई आपके अभिनय की? मित्रों, ये थोड़ा सा कहानी लगेगी आपको, लेकिन मैंने बहुत कम उम्र में हाँ, मेरा जुड़ाव हो गया था रंगमंच से और रेडियो से। अच्छा, क्या उम्र होगी खास उस करके वक्त आपकी? रेडियो से मेरी उम्र 9-10 साल की थी जब मैं रेडियो से जुड़ा था। अच्छा, और उसमें उसमें कोई मेरी खासियत नहीं थी कि मैं बहुत बड़ा कलाकार था और बचपन से मुझे पता था यही करना है। हाँ हम जहाँ लखनऊ शहर में रहते थे जी, उसके ठीक बगल में ही रेडियो स्टेशन था। अच्छा, तो मेरी माँ मुझे अक्सर रेडियो स्टेशन में छोड़ दिया करती थी, जो बहुत बिजी डॉक्टर थी। हाँ और हाँ वहाँ रेडियो में उन दिनों एक प्रोग्राम होता था कि आप संगीत सीखते थे रेडियो जाके। जी जी, वहीं से पहले 9 साल की उम्र में मेरा संगीत का सिलेक्शन हो गया। हाँ वहां जाके पता चला रेडियो में बाल नाटक भी होते हैं, वहाँ बाल नाटकों में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो 10-11 साल की उम्र से मैं नाटकों से जुड़ गया था। हाँ और वो फिर रेडियो में ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरे एक आध नाटकों को पहला इनाम मिला, जी। पहला पुरस्कार मिला और उन अच्छा, नाटकों का इसमें मंचन हुआ। इसमें इसमें सर एक लाइन जरूर जी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जिस जी वक्त आप रेडियो में जुड़े थे, मुझे मैं ये दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा जो आज की जनरेशन है कि उस वक्त रेडियो में काम करना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। रेडियो और में काम करना मतलब और कोई मीडियम था ही नहीं, जी टेलीविजन बिल्कुल, था ही नहीं। हाँ या तो आप अपने लोकल लेवल पे मंच करते थे, जी या फिर आप में बहुत हिम्मत होती थी, आप बम्बई जाते थे और बड़े बड़े स्टूडियोज की बिल्कुल दीवारों से और बिल्कुल दरवाजों से बिल्कुल टकराते थे। जी, अभी वो उम्र तो मेरी नहीं थी कि मैं बम्बई चला जाऊं, हाँ 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 लेकिन जी, रेडियो से मैं जुड़ चुका था, जो द ओनली मैथ मीडियम। हाँ जी और फिर इस तरह लोगों से जुड़ना, लोगों के खत आना, लोगों का हाँ मेरे घर पे आना मिलने के लिए, तो एक जो स्टार की फीलिंग थी वो बड़ी बचपन से शुरू हो गई थी। जी और इसी तरह थिएटर में प्रवेश हो गया, क्योंकि जी। रेडियो में ही काम करने वाले उन दिनों अच्छा, थिएटर भी उस किया वक्त आप करते थे। वायरल पहले ही हो गए थे, आप बचपन में ही आप जी बिल्कुल बिल्कुल। बस Anyway, ये था कि जब मैं थिएटर में आया तो मुझे समझ में आया कि भाई हम तो अपने आप को अभिनेता समझते हैं, बड़ा अच्छा समझते हैं, हाँ जी, लेकिन असली काम तो निर्देशक का और लेखक का होता है, हाँ जो नाटक लिखता है और जो नाटक को निर्देशित करता है वो। जी जी, तो वहीं से मुझे समझ में आ गया था कि मुझे निर्देशक और लेखक बनना है। हाँ और जब 20 साल की उम्र में मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया दिल्ली में, जी, तो मैंने निर्देशक का ही कोर्स किया। हाँ लेखन मेरा अपने आप चल रहा था, अच्छा, क्योंकि लेखन का कोई कोर्स तब भारतवर्ष में नहीं हुआ करता था, जैसे हाँ आजकल होता है पूना में और दूसरे फिल्म इंस्टीट्यूट्स में। आजकल लेखन के भी कोर्सेज हैं, जी, स्क्रीन प्ले राइटिंग के कोर्सेज कहलाते हैं, या जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव राइटिंग के जैसे कोर्सेज सबसे पहले शुरू हुए थे, वो सब तब नहीं थे जब मैंने ज्वाइन किया। जी जी, और इस तरह से लेखन का अपना प्रयास, अनुवादों के जरिए, अडेप्टेशन के जरिए, हाँ नया लिखने के जरिए, और निर्देशन का तो पूरा कोर्स ही मैंने किया। जी। और इस तरह से मैं थिएटर निर्देशन में आ गया। हाँ और क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा कलम चलता था, तो बहुत जल्दी ही मेरे पास इस तरह के ऑफर आने लगे कि आइए आप लिखिए। सुधीर मिश्रा जी की पहली फिल्म
ये वो मंजिल तो नहीं जो मेरी भी पहली फिल्म थी, उससे सबसे पहले मैंने संवाद लिखे क्या बात है। और फिर धीरे धीरे मेरा बम्बई आना हो गया। हाँ और बम्बई आने के बाद से संवाद लिखना, बहुत सी फिल्मों के जिनको आपने नाम लिया उनके संवाद मैंने जी। लिखे हैं, या बहुत से स्क्रीन पे संवाद हाँ। दोनों मैंने लिखे हैं। तो पहले राइटर के तौर पे, और एक्टर बनने का मुझे कोई शौक नहीं था। अच्छा, जैसा जी। मैंने कहा, मैं तो पहले ही समझ गया था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मुझे डायरेक्टर बनना है, हाँ तो इसलिए। लेकिन फिर धीरे धीरे मित्रों की फिल्मों में और जो फिल्में मैंने लिखी थी उन्हीं में हाँ। कभी कभी शुरू करते हुए कैमरा देखते देखते, हाँ राजकुमार ईरानी साहब पहले से फिल्म थे, हाँ। मेरी लिखी हुई फिल्म नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे साथ काम किया। जी। और वो इतना प्रसिद्ध हो गया सीन हाँ कि आज शायद मेरा ऐसा अनुमान है, और ऐसा कई लोगों का अनुमान है, कि शायद भारतीय सिनेमा का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सीन अगर कोई जी। है तो ये चमत्कार बलात्कार की स्पीच और उसके साथ का सीन है। नहीं, इसमें इसमें कोई शक नहीं। देखिए, मैं आपको अपना व्यक्तिगत आपका एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा जी। कि सबसे आगे वाली सीट में बैठ के मैंने कभी आज तक ये फिल्म नहीं देखी थी, मैंने 3 इडियट्स। बिल्कुल, क्योंकि वो क्या है, सर ऊपर उठा के देखने में पूरा सर दुखता है। तो इतना इतना रश चल रहा था, इतनी टिकट उसकी नहीं मिल रही थी। तो मेरे दोस्त जैसे तैसे घुस के वो टिकट लेकर आया, तो उसने कहा सबसे आगे वाली टिकट मिली। तो हमने कहा यार वो सर दुखेगा, ऊपर करके वापस चलते हैं। तो हमारे एक दोस्त लेट हो गए थे, हमने कहा चलिए 10 मिनट बैठ जाते जब तक वो आ रहे हैं। हम जो 10 मिनट बैठे हैं, फिर पूरी फिल्म हमने देखी है। और आपका जो सीन था, यकीन मानिए, मैं हंस हंस के मेरे पेट की नस फूल गई थी। मुझे बड़ी मुश्किल से हंसी को कंट्रोल करना पड़ा, नहीं तो इतना दर्द हो रहा था मुझे हंस हंस के। वो सीन लाजवाब था, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, यही जो मैं आपसे राजकुमार सवाल उस ईरानी वक्त, साहब का चमत्कार है जी जी, कि आपको हंसा हंसा के कितनी गंभीर बात आपको करते हैं। तो मैं कहता बिल्कुल। हूँ, आदमी आपको गुदगुदाता है, जी गुदगुदाता है आपको, गुदगुदी करता है आपको, हाँ लेकिन एक कांटे, एक कहीं एक खराश रह जाती है, एक खरोच रह जाती है, जी। तो एक कतरे खून के निकल आते हैं। बिल्कुल। इस तरह से गुदगुदाते हैं आपको जी। राजकुमार ईरानी साहब। अच्छा, वो जो सवाल मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि वो सीन के, कि जब सोशल मीडिया का जमाना आएगा, बड़ा पॉपुलर हो जाएगा, रील्स बनेंगे, तो वो आपके उस सीन से वो जो आपके डायलॉग भी उसको उठाया जाएगा और फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उसको लोग बड़े अपने वीडियो में इस्तेमाल करेंगे। पहली बार आपने कब देखा अपना ये मीम्स, और क्या रिएक्शन था आपका उस वक्त? पहले मीम्स देखना शुरू कर दिया, बल्कि मीम्स जैसी चीजों की वजह से ही, हाँ क्योंकि जब ये फिल्म रिलीज हुई, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि ये सीन भारतीय सिनेमा का सबसे सुंदर, सबसे अच्छा सीन है। जी बहुत अच्छे सीन में जब अकबर घुस आते हैं हाँ सलीम के तंबू में, जहाँ अनारकली भी छिपी हुई है, जी मेरे ख्याल से वो बहुत ही उम्दा सीन है। हाँ उतना उसके टक्कर का हमारा सीन नहीं है, लेकिन ये देखा इसलिए भी गया कि जब तक ये फिल्म आई थी उस समय तक एक सोशल मीडिया का जमाना आ चुका था। फोन्स पे जो एमएमएस आने लगे थे बाद में, जी और तरह तरह के ऐप्स आने लगे थे, हाँ तो एक्सेसिबिलिटी इतनी बढ़ गई थी हाँ यंग लोगों के लिए कि वो एक्सेसिबल था सीन, और वो उसको बार बार देखते थे, उसके साथ हंसते थे। हाँ इसलिए बल्कि मैंने राजीव ईरानी को फोन किया, जब मेरे पास दुनिया भर से फोन आने लगे मेरी तारीफ के, हाँ तो मैंने राजीव ईरानी को फोन करके बोला, मैंने कहा राजू, मैं तुमसे बहुत खफा हूँ। तो बोले अतुल जी, इतनी तारीफ हो रही है, आप मुझसे क्यों नाराज हैं? हाँ मैंने कहा इसलिए नाराज हूँ कि मैं 22-25 साल से फिल्में लिख रहा हूँ, हाँ और इतना मेरा नाम नहीं फैला जितना कि एक छोटा सा सीन करके लोग मुझे तारीफें कर रहे हैं मेरी दुनिया भर से। जी और आज मेरी पहचान में, आपने भी पहले मुझे अभिनेता कहा और बाद में मुझे लेखक कहा। बिल्कुल बिल्कुल असल बात यह है कि पहले मैं लेखक हूँ, हाँ और बहुत बाद में, और बहुत छोटा सा अभिनेता। बिल्कुल। और मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये शायद जानते नहीं हो कि आपने इतनी बड़ी बड़ी आपने फिल्में लिखी हैं। आप जैसे आपने खुद क्योंकि आपने खुद कहा है कि मैं मुंबई एज ए लेखक आया था, लेकिन वो जो कहते हैं ना, जो अभिनेता की छाप जो इतनी बड़ी हो चुकी है आपकी, मुझे लगता है कि उसके पीछे जो आपका जो एक बड़ा लेखक है वो छुपा का ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अभिनेता की छाप है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है और लोग बहुत प्यार देते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। सर, हमारी मराठी में एक कहावत है, जी जो दिखत नहीं कि दिक्कत नहीं, जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। बिल्कुल क्योंकि अभिनेता दिखता है जी शायद इसीलिए वो बिकता है, हाँ जबकि अभिनेता का काम फिल्म में सबसे कम होता है। जी ना वो अपने लिखे संवाद बोल रहा होता, ना हाँ। अपनी लिखी कहानी जी रहा होता, ना अपने बनाए कपड़े पहन रहा होता, और ना अपना किया हुआ मेकअप पहन रहा होता है। बिल्कुल आधे टाइम उसकी जगह जो है वो जो डबल्स आ जाते हैं, हाँ लेकिन फिर भी क्योंकि वो दिखता है तो वही बिकता है, बिल्कुल और ऊंचे दामों में बिकता है, जी। जबकि दूसरे लोगों को उससे बहुत कम पैसे मिलते हैं। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि आपने बॉलीवुड की सच्चाई की तरफ भी इशारा कर रहे हैं आप, कि जिनकी बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है वो बेचारे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उतना आ नहीं पाते, जो दिखता है वो बिकता है। आपने बिल्कुल सच कहा, आपने कोई शक नहीं। अच्छा, जब आप मुंबई गए थे आप, तो मुंबई जाके जो पहली जो फिल्म थी आपकी, जो आपने लिखी एज ए राइटर, वो कौन सी थी, जरूर बताइएगा।
और क्या आसानी मैंने से आपको बताया फिल्म मिल गई थी, या उसके लिए जो एक स्ट्रगल होता है आम भाषा में कहते हैं, या आपको वो करना पड़ा था क्योंकि आप बहुत पहले से ही अच्छे मैंने काम करते आ रहे हैं, या पहले से आपके पास वो काम था? मैंने जैसे आपको बताया हाँ। कि सुधीर मिश्रा जी की ये वो मंजिल तो नहीं जो उनकी पहली फिल्म थी, वही मेरी भी पहली फिल्म थी। हाँ। और ये काम मैं तब तक बम्बई शिफ्ट नहीं हुआ था, तभी मुझे मिल गया था, अच्छा। क्योंकि सुधीर मिश्रा जी मुझे जानते थे, जी नेशनल स्कूल जी। ड्रामा के जमाने से जानते थे। हाँ। और ये उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम डायलॉग लिखोगे, मैंने कहा क्यों नहीं लिखेंगे। हाँ। और न सिर्फ डायलॉग हमने लिखे, बल्कि लखनऊ शहर में, मेरे शहर में ही, जहाँ के वो भी रहने वाले थे, जी। वहीं हमने शूटिंग की। तो हर तरह से मैंने उनकी मदद की उस फिल्म को बनाने में, और वो हाँ। मेरी यात्रा थी पहली। हाँ। फिर उसके बाद तो फिर धीरे धीरे मेरा बम्बई आना, और उसके बाद में न सिर्फ सुधीर के साथ बल्कि श्याम बेनेगल जी के साथ जुड़ जाना, जी। गोविंद निलानी जी के साथ जुड़ जाना। और मुझे बड़ा गर्व है कि पिछले 30-35 वर्षों में श्याम बेनेगल जी के बहुत से बड़े कामों में मैं शामिल रहा हूँ। हाँ। चाहे वो उनका डिस्कवरी ऑफ इंडिया सीरियल रहा हो, जी। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस उनकी फिल्म हो, हाँ। द फॉरगॉटन हीरो नाम की, चाहे वो एक 10 घंटे की फिल्म मैंने बनाई थी संविधान पे, जो यूट्यूब पे हाँ। अवेलेबल है। अगर आप डबल ए के साथ संविधान लिखेंगे इंग्लिश में, जी। तो 10 घंटे की फिल्म आ जाएगी कि भारत का संविधान कैसे बना था, जिसमें हाँ। मैंने आपने जैसा जिक्र किया कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत की मैंने भूमिका भूमिका निभाई निभाई थी। थी आपने। हाँ। अभी श्याम बेनेगल जी की जो लेटेस्ट फिल्म आ रही है, अब वो लगभग 90 वर्ष के हो गए हैं, 89 वर्षों के हैं वो। ग्रेट। और अभी उन्होंने अपनी फिल्म बनाई है जो शेख मुजीबुर रहमान साहब को लेकर के, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हाँ। हैं, वो भी मैंने लिखी। क्या तो बात है। मुझे बड़ा गर्व है कि जैसा आपने खुद भी जिक्र किया दशावतार के नाम से, जी। वैसे दशावतार और विश्व रूपम के जी। लिए मैंने बहुत क्लोजली कमल हासन साहब के साथ काम किया है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे वही गोविंद सवाल करने निहलानी वाला जी था, के साथ क्योंकि काम क्योंकि किया है। कमल हसन जी साहब भी बहुत सालों से और बहुत अच्छी अच्छी जी फिल्में बनाते हैं वो, तो उनके साथ आपका जुड़ना कैसा हुआ? क्योंकि आप इधर आप हिंदी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, और वो साउथ इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे लेखक है, लेकिन फिर उनके जी साथ जी। आपका जुड़ना कैसे हुआ? कमल जी से मेरी पहली मुलाकात तब हुई, हाँ। एक फिल्म का नाम मैं लेना चाहूंगा जो गोविंद निहलानी जी ने डायरेक्ट की थी, जिसका नाम था द्रोह काल। जी। शायद आपने देखी हो, जिसमें नसीरुद्दीन शाह साहब भी थे, ओमपुरी भी थे, हाँ। गीता वशिष्ठ थी, और तमाम लोग थे, अन्नू कपूर भी थे, हाँ। और अमरीश पुरी साहब भी थे। बहुत ही उम्दा फिल्म थी, पॉलिटिकल टेररिज्म पे, जी। पंजाब के बैकग्राउंड पे। हाँ। हालांकि हम लोगों ने किसी को सिख नहीं दिखाया था, लेकिन थी वो पंजाब के पॉलिटिकल टेररिज्म पे, एक बड़ी हाँ। गंभीर फिल्म थी। वरना टेररिस्ट विलेन के तौर पे तो हर फिल्म में दिखाई देते हैं, जी। लेकिन इस फिल्म में जो विलेन जो था वो सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल थिंकर था। हाँ। एक आइडियोलॉजी की वजह से वो टेररिस्ट बना, उसने बंदूक उठाई। सिर्फ बंदूक इसलिए नहीं था कि दाएं दाएं करके बड़ा अच्छा लगता है आवाज आती, हाँ। और लोगों को मारना बड़ा अच्छा काम है, लेकिन एक पॉलिटिकल टेररिस्ट क्या होता है, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, इस पूरी डिस्कोर्स के ऊपर ये फिल्म थी। जी। तो ये फिल्म बाद में जब इसको देखा तो कमल हसन जी को बहुत अच्छी लगी फिल्म, और इसके राइट्स खरीद के उन्होंने इसको तमिल में भी बनाया। हाँ। जब इसके राइट्स खरीदने वो मुंबई आए, और एक उनके लिए स्पेशल शो रखा गया मुंबई में, देख चुके थे, पसंद कर चुके थे। हाँ। तो उस शो में मुझे गोविंद जी का फोन आया, अतुल कल कमल आ रहा है और तुम भी आओगे? मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा। और मैंने कहा गोविंद जी प्लीज मेरी अलग से मुलाकात ठीक से करा दीजिएगा कमल हसन से, ऐसे नहीं भीड़ में ये भी हैं ये भी। हाँ। जी। उनका बिल्कुल। और जब मैंने कमल जी से हाथ मिलाया, हाँ। और मैंने कमल जी से कहा कमल जी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपका टैलेंट हाँ। कहीं मेरे हाथ में भी घिस के आ जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आपका 2% टैलेंट भी अगर मुझ में आ जाएगा जी। तो कमल जी ने मेरा हाथ और भी कस के पकड़ लिया, कहने लगे नहीं, अब तो और कस के दबाऊंगा आपका हाथ कि आपका भी 3-4% टैलेंट लेखक के तौर पर अगर मुझ में आ जाए क्या तो बात कितना है। अच्छा। ये हमारे उनके रिश्ते की शुरुआत थी। हाँ। और फिर जैसे ही मौका मिला पहला, तो उन्होंने मुझे हेराम के लिए भी बुलाया था, लेकिन उस वक्त मैं नहीं जा सका, जी। कहीं दूसरी फिल्म में किसी दूसरे कमिटमेंट में बिजी था। हाँ। लेकिन फिर जैसे ही मौका मिला, हाँ। मैं उनके लिए पहले एक फिल्म के लिए गया जिसका जो रिलीज नहीं हो पाई, जिसका नाम था मर्द योगी। और फिर हमने दशावतार साथ में की, जी। और हमने 2 पार्ट्स की, विश्व रूपम भी साथ में की, 1 हाँ। और 2। विश्व रूपम 1 में आप मुझे अभिनेता के तौर पर भी देखेंगे, एक जी। बड़े से रोल। हाँ। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, वैसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है आपको, अभिनय करना, ये लिखना, आप या दोनों आपको समान रूप से अच्छा लगता है? भाई देखिए, मुझे पता नहीं आपका चैनल एडल्ट के लिए है या जी। बच्चों के लिए है, हाँ। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि लिखने का काम जो है वो जिम जाके एक्सरसाइज करने जैसा। हाँ। उस एक्सरसाइज में आपको अरे यार फिर जाना पड़ेगा एक्सरसाइज में, अरे यार फिर उठाना पड़ेगा इसको, वजन को, हाँ। अरे यार फिर ये करना पड़ेगा। बड़ा ही तकलीफदेह काम होता है लिखने का, लेकिन जब आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि वाह मैंने आज कुछ अच्छा जी। किया।
जबकि अभिनय का काम जो होता है वो कुछ ऐसे जीवन के जो सुख वाले काम होते हैं हाँ। जिनमें सुख ही सुख है, जिनके एंटिसिपेशन में भी आपको सुख आता है कि अरे वाह आज फिर उनसे मुलाकात होगी, और मुलाकात होगी फिर बात होगी, जी फिर होगा क्या पता क्या खबर। जी फिर जैसे गाना था ना वैसे ही हाँ कि भाई इस काम में तो सुख ही सुख है, आप अपनी महबूबा से मिलने जा रहे हैं, जी वो आएगी भी हाँ और नया इतर भी पहन के आएगी और कुछ आपके लिए अच्छा सा खाने का बना के भी लाएगी और हो सकता है रास्ते से कुल्फी और मिठाई भी खरीद लाइए आपके लिए। बिल्कुल तो एक्टिंग के काम में कोई और होता है आपके बहुत सारे बोझ उठाने के लिए, आपको बिल्कुल। अपना काम करना पड़ता है, हाँ लेकिन लेखक के ऊपर सारा बोझा होता है, सिर्फ एक सादा पन्ना होता है और उस सादे पन्ने पे उसको एक पूरी दुनिया क्रिएट करनी है, एक जी। फिल्म क्रिएट करनी है। जबकि अभिनेता के तौर पर दुनिया क्रिएटेड है, हाँ उसमें थोड़े से रंग आपको भरने होते हैं, हाँ अच्छा इतना फर्क। बिल्कुल 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 वाकई आपने सच कहा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हालांकि आपने उसका जवाब मुझे नहीं दिया, अगर आप चाहे तो एक लाइन में दे सकते हैं कि आपको दोनों में ज्यादा पसंद क्या, मतलब क्या करना आप ज्यादा पसंद करते हैं? दोनों के अलग अलग सुख हैं। ठीक है तो ठीक है ये वही जो कहते हैं कि अंग्रेजी में कि हाँ। एप्पल और ऑरेंज में से कौन पसंद है, हाँ तो मैं तो भैया वो आदमी हूँ कि पहले गुलाब जामुन भी खाऊंगा और बाद में आइसक्रीम भी खाऊंगा हाँ और बाद में आइसक्रीम में मिला के दोबारा गुलाब जामुन जी खाऊंगा। मतलब जो अवेलेबल होगा आपको सब आप जरूर नहीं, खाएंगे दो आप। अवेलेबल नहीं, दोनों ही पसंद है, दोनों हाँ, ही ठीक अवेलेबल है। होने चाहिए। नहीं होंगे तो आपसे मांग के लाऊंगा, क्या छीन के बात लाऊंगा, है, बहुत रिक्वेस्ट बढ़िया करके बहुत लाऊंगा। बढ़िया। अच्छा तो फिर बहुत जल्दी आप और किस में आप डिफरेंट किरदार में नजर आएंगे? कौन से आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं और कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसमें आप एज राइटर भी नजर आएंगे, आप मतलब राइटर बार भी बार आप मेरी उसमें महारानी की रहेंगे? तस्वीरें दिखा रहे हैं, हाँ गवर्नर के तौर पे, महामहिम के तौर पे, जी तो आपको पता ही है कि तीसरा भाग उसका आना है। बिल्कुल। जिस तरह कहानी खत्म हुई थी उसका तीसरा भाग आना है, हाँ इसलिए हम सब इंतजार कर रहे हैं जो लिखा जा रहा है। हाँ इसके अलावा इमीडिएटली मेरी एक फिल्म आने वाली है नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ में, जहाँ मैंने अभिनेता के तौर पर उनके साथ काम किया है। जी नवाजुद्दीन को मेरे बड़े पुराने मित्रों में से हैं, क्योंकि नवाजुद्दीन ने मेरी तरह लखनऊ के जी भारतीय नाट्य अकेडमी से भी पहले पढ़ाई की और बाद में हाँ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से भी पढ़ाई की, उससे बहुत जूनियर है, ग्रेट मैं उनका सुपर सीनियर हूँ, लेकिन फिर भी हम दोनों जब एक ही परिवार से और एक ही शैक्षणिक संस्थान से होते हाँ। हैं तो एक कनेक्ट फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल और इसलिए वो मुझे बड़ी खुशी है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक सुपर एक्टर के साथ जी मेरी एक फिल्म आ रही है। चलिए तो जब वो बार रेस करते हैं तो हम सबको भी हाँ। थोड़ा थोड़ा बेहतर काम करके दिखाना मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और सर मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं आज आपसे बातचीत करूं, आपका इंटरव्यू ले रहा हूं। बातचीत और बहुत सारी थी, सवाल बहुत सारे थे, लेकिन थोड़ी समय की बंदिशें हैं हमारे पास। और कोई अब बात नहीं, फिर जी मिलेंगे इसी बहाने। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो और थोड़ी खलिश थोड़ी प्यास रह जानी चाहिए कि जिससे सर फिर मिलने में और भी मजा आए। क्या अगर बात है सारी मोहब्बत एक ही दिन में हो गई जी तो फिर दोबारा मिलने का मजा कहाँ रह जाता। बिल्कुल बिल्कुल सर लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश टीवी का, जी। आपका, कि इतनी अच्छी आपने बात जी की। और थैंक यू वेरी मच हमारे you. साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता और लेखक अतुल तिवारी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।